कहता है 6B हमारा बात करता है कि जो प्रतिदावा है वो आपको स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि भाई ये चीज लाइन जो लिखी है वो एक प्रतिदावा है। मतलब अगर कोई प्रतिवादक काउंटर क्लेम करना चाहता है प्रतिवादी, तो उसको अपने रिटन स्टेटमेंट में स्पष्ट रूप से बताना होगा कि यह जो दावा है वो एक काउंटर क्लेम के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यानी कि समझिए, प्रतिवादी कह रहा है कि वादी में राम से 20,000 रुपए उधार लिए हैं जो कि अब तक नहीं लौटाए, ऐसा लिख दिया डिफेंडेंट ने। तो ये क्या है? ये एक जनरल फैक्ट माना जाएगा, एक साधारण फैक्ट माना जाएगा, इसको काउंटर क्लेम ट्रीट नहीं किया जाएगा। क्यों समझिए, वादी ने मुझसे 20,000 रुपए उधार लिया है और मैं इस रकम की वसूली के लिए एक काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये लाइन आपको लिखनी थी। आपने सिर्फ ये लिख दिया कि मेरे को 20,000 रुपए लेने हैं। अब यहाँ से समझ में नहीं आ रहा ना पढ़ने में कि भाई ये काउंटर क्लेम है या नहीं है, तो इसको एक जनरल फैक्ट माना जाएगा आपके रिटर्न स्टेटमेंट का, ना कि इसको काउंटर क्लेम ट्रीट किया जाएगा। अगर काउंटर क्लेम ट्रीट करवाना है तो आपको ये लिखना होगा कि वादी जो कि राम है मुझसे 20,000 रुपए उधार लिया है और मैं इस रकम की वसूली के लिए इसको काउंटर क्लेम के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये लाइन आपको लिखनी होगी, तभी उसको काउंटर क्लेम ट्रीट किया जाएगा, अन्यथा उसको काउंटर क्लेम नहीं माना जाएगा। तो आज अपन बात करें सीपीसी का ऑर्डर 8 चल रहा था। ऑर्डर 8 में 6A अपन कर चुके हैं और 6B आज हम करेंगे, 6B और C। ठीक है, 2 रूल आज हम कंप्लीट करेंगे। तो समझते हैं 6B क्या कहता है। 6B हमारा कह रहा है कि काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड, मतलब क्या है, प्रति दावा जो है स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। जब भी आप अपना रिटन स्टेटमेंट तैयार करोगे तो उसमें जब भी काउंटर क्लेम मेंशन करोगे तो वहाँ पे ये क्लियरली आपको मेंशन करना होगा कि ये बात जो हम लिख रहे हैं ये काउंटर क्लेम है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और अगर वो आप मिसिंग कर दोगे, नहीं लिखोगे कि ये काउंटर क्लेम है, तो क्या नतीजे निकलेंगे वो देखते हैं। कि अगर कोई डिफेंडेंट काउंटर क्लेम का सहारा लेता है, यानी कि अपने रिटर्न स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम करना चाहता है, तो उसे अपने रिटर्न स्टेटमेंट में स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि वह यह दावा काउंटर क्लेम के रूप में कर रहा है। उसने एक लाइन तो लिख दी कि मेरे को 20,000 रुपये लेने हैं, अब काउंटर क्लेम लिखना पड़ेगा आपको। आगे समझो, क्लियर हो जाएगा कि मतलब ये है कि प्रतिवादी केवल इतना नहीं लिख दे कि मुझे वादी से 20,000 रुपये लेना है, बल्कि उसे साफ शब्दों में ये कहना होगा कि मैं यह दावा काउंटर क्लेम के रूप में पेश कर रहा हूँ। जो कोई 20,000 में मांग रहा हूँ, यह मैं दावा काउंटर क्लेम के रूप में पेश कर रहा हूँ, ताकि क्लियरली जिसको समझ में आ सके कि भाई ये काउंटर क्लेम आप मांग रहे हो। अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया तो समझ में नहीं आएगा, वो एक आपके रिटर्न स्टेटमेंट का भाग माना जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, क्लियर हो जाएगा कि राम ने श्याम के ऊपर सूट फाइल किया 50,000 रुपये ना लौटाने के लिए। ठीक है, अब श्याम जो डिफेंडेंट है लिखित बयान लिखता है, उसमें वादी राम ने मुझे 20,000 रुपये उधार लिया है और अब तक नहीं लौटाया है, उसने ये लाइन लिख दी है। ठीक है, अगर श्याम केवल इतना लिख दे तो यह काउंटर क्लेम नहीं माना जाएगा, बल्कि एक साधारण फैक्ट माना जाएगा जो आपने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में मेंशन किया है। लेकिन अगर श्याम लिखता है कि वादी राम ने मुझसे 20,000 रुपये उधार लिया है और मैं इस रकम की वसूली के लिए है काउंटर क्लेम प्रस्तुत करना चाहता हूँ, तो ये लाइन मानी जाएगी आपकी काउंटर क्लेम। ये काउंटर क्लेम नहीं मानी जाएगी, एक जनरल फैक्ट माना जाएगा आपके रिटर्न स्टेटमेंट का। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब समझते हैं आगे। तो यह सभी सही काउंटर क्लेम होगा और कोर्ट उस पर वैसे ही विचार करेगा, वैसे ही उसे कंसीडर करेगा जैसे कि वो अलग से क्रॉस सूट की पर दायर किया गया होगा। यानी कि काउंटर क्लेम को एक अलग सेपरेट सूट जैसा ही ट्रीट किया जाएगा जब भी आप उसमें ये मेंशन कर दोगे कि मैं ये काउंटर क्लेम के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। और अगर आपने नहीं लिखा तो ओरिजिनल फैक्ट माना जाएगा इस रिटर्न स्टेटमेंट का। आगे समझो, शॉर्ट नोट है, अब पूरा नहीं पढ़ना, रिवीजन के टाइम पे समझ में आएगा। रिवीजन करो तो मैं कहता हूँ 1.5x स्पीड में करके इसका रिवीजन कर लिया करो, जल्दी हो जाता है, समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा जल्दी है तो ये लाइन पढ़ के निकल लिया करो। काउंटर क्लेम करने के लिए प्रतिवादी को खास तौर पर यह बताना ज़रूरी है कि उसका जो काउंटर क्लेम है, वरना यह सामान्य उसका दावा काउंटर क्लेम है, वरना यह सामान्य रिटर्न स्टेटमेंट का हिस्सा ही माना जाएगा, काउंटर क्लेम नहीं माना जाएगा। यानी कि जनरल फैक्ट माने जाएंगे, काउंटर क्लेम नहीं माना जाएगा। जब भी कोई चीज़ आप मांगते हो, सामने वाले से 20,000 रुपये मांग तो रहे हो, लेकिन साथ में ये लाइन भी लिख दिया करो कि मैं ये काउंटर क्लेम के रूप में मांग रहा हूँ, तो ये काउंटर क्लेम ट्रीट किया जाएगा, अदरवाइज ये काउंटर क्लेम नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया रूल 6B, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। रूल 6C पे चलते हैं। रूल्स 6 और C क्या कहता है? एक्सक्लूजन ऑफ काउंटर क्लेम, मतलब क्या है, काउंटर क्लेम को अलग कर रहा है। समझो, क्या समझ में आएगा कि अगर डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम लगाया है, प्रतिवादी ने काउंटर क्लेम लगाया और वादी को लगता है कि यह काउंटर क्लेम उसी मुकदमे में निपटाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक अलग इंडिपेंडेंट सूट होना चाहिए इसके लिए। सामने वाले ने काउंटर क्लेम तो कर दिया तुम्हारे ऊपर, अब तुम जो वादी हो वो कहता है कि ये इसी सूट में नहीं होना चाहिए, इसको एक अलग सूट में दायर करना चाहिए। इसमें कर दिया तो शायद उलझनें आ सकती है, इसलिए वो सोच रहा है कि इसको एक इंडिपेंडेंट सूट की तरह पेश करना चाहिए। तो वो क्या करेगा, वादी अदालत में आवेदन कर सकता है, आपको परमिशन है भाई, आप ऐसा कर सकते हो।
नेक्स्ट समझो क्या है कि यह आवेदन वादी को इशू फ्रेम होने से पहले करने हैं, यानी कि कोर्ट जो इशू फ्रेम करता है उस इशू के फ्रेम होने से पहले पहले आपको ये आवेदन देना होगा एक सेपरेट इंडिपेंडेंट सूट के लिए काउंटर क्लेम का। ठीक है, इशू फ्रेम होने के बाद में अलाउ नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको मिल सकता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, याद हम समझ लो तरीके से। फिर कोर्ट यह तय करेगी कि उस काउंटर क्लेम को एक अलग कर दिया जाए या फिर उसी मुकदमे में चलने दिया जाए। तो ये काउंटर क्लेम को कोर्ट तय करेगी बाद में, जब आप इशू फ्रेम होने से पहले ये केस करते हो। तो अगर कोर्ट को लगता है कि इसको अलग कर देना चाहिए तो वो अलग कर देगा, और उसी मुकदमे में चलना चाहिए तो उसी मुकदमे में चलने, अगर उसको ठीक लगता है तो जज को। अब समझते हैं भाई शॉर्ट नोट अपना, अगर इतना नहीं पढ़ना तो शॉर्ट नोट में समझ लीजिए बहुत जल्दी, थोड़ा सरली लैंग्वेज में। मतलब हर काउंटर क्लेम को उसी सूट में नहीं सुना जा सकता। कभी कभी काउंटर क्लेम इतना बड़ा और जटिल और असंबंधित कनेक्टेड होते हैं कि उसे उसी केस में निपटाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में वादी को यह अधिकार है कि वह कोर्ट से कह सकता है कि यह काउंटर क्लेम उसी सूट में निपटाने योग्य नहीं है, बल्कि आप इसे एक इंडिपेंडेंट सूट की तरह दाखिल करने के लिए बोलो। ठीक, ये हो गया इजी वाला। अब इसमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा, एग्जाम्पल और समझ लो तो बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएंगे। राम ने श्याम के ऊपर 50,000 रुपये का मुकदमा दायर किया है, श्याम से मांग रहे हो आप। श्याम अपने इंटरनेट सेट में काउंटर क्लेम करता है, राम ने मेरी ज़मीन भी धोखे से अपने नाम कर ली है और मैं उस ज़मीन का मालिकाना हक चाहता हूँ। भाई मैटर तो पैसे का था, तुम यहाँ तो ऑनरशिप मांग रहे हो काउंटर क्लेम में। तो यह काउंटर क्लेम ज़मीन या मालिकाना हक पूरी तरह अलग और बड़ा मुद्दा है, और 50,000 रुपये केस से सीधे सीधे जुड़ा नहीं है, क्योंकि ये पैसों का मैटर था और आप यहाँ पे ऑनरशिप मांग रहे हो। इसलिए राम कोर्ट से कह सकता है कि यह काउंटर क्लेम बहुत अलग नेचर का है और इसे सूट में नहीं निपटाया जा सकता, इसलिए इसको एक इंडिपेंडेंट सूट बनाया जाए। तो कोर्ट इसको देखेगी, अगर उचित पाया जाता है तो काउंटर क्लेम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। उसको बोला जाएगा कि भाई आप एक सेपरेट सूट फाइल करो, इसमें ये नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका मैच नहीं कर रहा है, वादी को प्रॉब्लम है इससे। ठीक है, शॉर्ट नोट अपना क्या कह रहा है कि वादी ने काउंटर क्लेम को अलग करवाने की मांग कर सकता है। यह मांग इशू फ्रेम होने से पहले पहले आपको करनी है। कोर्ट परिस्थितियों को देख कर तय करेगी कि काउंटर क्लेम को सूट में साथ चलेगा या फिर अलग इसको इंडिपेंडेंट रखा जाएगा। तो ये हो गया भाई हमारा 6C। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। एक बार और समझ लेते हैं 6B हमारा क्या 6C हमारा क्या कहता है। 6C भी समझ लीजिए कि यहाँ पर डिफेंडेंट जो काउंटर क्लेम लगाया है वादी को अलग करना चाहता है तो कर सकता है। कब? काउंटर क्लेम उसी मुकदमे में निपटाया जाना नहीं जा सकता। वादी को ऐसा लगता है कि इस काउंटर क्लेम को इसी सूट में नहीं निपटाया जाना चाहिए, बल्कि एक जटिल मुकदमा हो जाएगा, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं चाहता हूँ इसको एक इंडिपेंडेंट रखा जाए। तो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो कोर्ट को कि इसको भाई अलग कर दो, मेरे सूट में नहीं चलने दो, उसको एक अलग से फाइल करने के लिए बोल दो। तो आप कोर्ट में एक आवेदन दे सकते हो और ये एप्लीकेशन आपको इशू फ्रेम होने से पहले पहले कोर्ट में देना होगा। उसके बाद कोर्ट तय करेगी कि इस काउंटर क्लेम को अलग कर दिया जाए या फिर उसी मुकदमे में चलने दिया जाए। तो ये था हमारा 6B और 6C। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ और पढ़ना हो तो बताना। इसमें समझ तो आ गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं थी, बहुत ईजी था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।